जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की हमारी जो क्लास होगी इसमें हम प्रस्तावना के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ चुके होंगे। अगर अभी तक आप सिलेक्शन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रस्तावना। ठीक है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या का हमारा टाइप करके लाने का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि पेन से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे टाइप करने से आपको एक क्रम में और स्वच्छ राइटिंग में शुद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेंगे। वर्ष 1960 में बेरूवारी संघ मामले में प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अगर पूछ लें किस मामले में उठाया गया तो 1960 में बेरूवारी संघ मामले में प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तब सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, उस समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संविधान के विरुद्ध बिना गए किसी भी संविधान संशोधन को किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे व्याख्या दिया गया है, इसमें संशोधित हो सकता है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। ठीक है, जो है संसद जो है इसमें संविधान के का उल्लंघन किए बिना संशोधन कर सकती है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करते हैं? ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में अनेक धर्म है, ये सही है। भारतीयों को धर्म स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है कि कोई भी भारत में अनेक पहले धर्म है। ठीक है, भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है और धर्म पालन व्यक्ति की इच्छा के अनुसार है। जो व्यक्ति जिस भी धर्म में जाना चाहे उसे संपूर्ण सहमति मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो पंथ निरपेक्ष शब्द देख लेंगे। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, संविधान संशोधन जो है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देते, बल्कि वह सभी धर्म को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। ठीक है, अगला आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो 1975 के पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा
इसका क्या हो जाएगा? 1975 में भारतीय संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता को, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अखंडता को भारतीय संविधान में 1975 द्वारा संशोधन करके इसमें प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। इसके पहले बंधुत्व, संप्रभुता और समानता इसमें थे, ठीक है। अखंडता शब्द को 1975 में भारतीय संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, ठीक है। इसके पहले यह 1975 के पहले यह अखंडता शब्द जो था उसमें सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभुता और समानता सम्मिलित थे, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। इसकी व्याख्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन से दो नए अध्याय, ठीक है, इस संशोधन से दो नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या आगे देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है, ठीक है। प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधित अध्याय में की गई है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निर्देशित तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता या संविधान की प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया। इसकी व्याख्या देखेंगे, दिया गया है आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वह समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसकी व्याख्या देखेंगे। 50 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थित भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद कहा था। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद कहा था। केसी हियर संघवाद कहा था, केसी हियर, ठीक है। केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया अगर पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश गणराज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य है, यह समाजवादी गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। इसकी व्याख्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में निहित है। भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन और किस नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया, इन दोनों नामों से किया गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे आगे। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम क्या है, इसको हमको लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका सही क्रम क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इसका सही क्रम लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुता। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इसका बी हो गया। आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर बी हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका सही क्रम हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है तो ज़रूर आप अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़िएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।